जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच। आप सब उड़ीसा की इस महान जनता को उत्कल दिवस की दिल से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब बधाई के पात्र हैं। इस पावन और नेक मौके पर आपने हम जैसे लोगों को यहाँ बुलाया, जिनका उड़ीसा से बहुत दूर का नाता है, उतना ही दूर जितना भुवनेश्वर से दिल्ली है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, स्पेशली मानस जी। एक छोटी सी मुलाकात हुई थी मानस जी से और मुझे पता नहीं था कि हम 1 महीने के अंदर दोबारा मिलेंगे और इतने लंबे अरसे के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही नेक दिन पे हम मिल रहे हैं। जैसा कि मिहिर ने बहुत अच्छे से उसको आर्टिकुलेट किया, मेरे साथी हैं मिहिर, कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ में काम कर रहे हैं, कि ये दरअसल जश्न का मौका है, सेलिब्रेशन का टाइम है। आप सब उड़ीसा की जनता के लिए तो है ही है, लेकिन नंदी घोष टीवी की इस पूरी टीम के लिए, जो पवर साहब हैं, शिरीष बाबू हैं, आप पूरी टीम के लिए, सबसे मेरा परिचय नहीं हो पाया है, लेकिन मैंने ये रिक्वेस्ट आते से ही की है कि मुझे आपका न्यूज़ रूम देखना है। तो अगर ये लोग चाहेंगे तो शायद आज शाम को इस फंक्शन के बाद मैं आपके स्टूडियो में आके देखूंगा भी कि कैसे आप लोग काम करते हैं। हमारे साथ दिक्कत है, जैसा मिहिर ने शायद कहते कहते रुक गए, मैं उस चीज़ को समझा, मतलब एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हम हिंदी जर्नलिस्ट हिंदी के लिए ही देखते हैं, सोचते हैं। हम नॉन हिंदी या गैर हिंदी भाषाओं में या गैर हिंदी इलाकों में तभी पहुँचते हैं जब वहाँ कोई बड़ी घटना घट रही हो। शायद हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमको सिखाया ही वही जाता है कि जहाँ पर आपदा है, विपदा है, दुर्घटना है, वहाँ पे जाओ, वहाँ खबर होती है। अच्छी चीज़ें तो सरकारी माध्यम कवर कर ही लेते हैं। अगर हम वो कवर करते हैं तो हमारे पास ये लांछन, ये इल्ज़ाम लगता है कि हम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो शायद इसीलिए हमारा दर्शक जो है हिंदी चैनलों का, वो हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादा है। तो हम लोग उन इलाकों की खबरों को दिखाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जैसे अतीक अहमद का एग्जाम्पल अभी मिहिर ने लिया। बहुत से लोगों को यहाँ पता भी नहीं होगा अतीक अहमद कौन है और क्या है। मैं उसके लिए आपका कोई दोष नहीं है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे, यूपी में, दिल्ली में, बिहार में, तो वहाँ के लोगों को अतीक के बारे में सब पता है कि वो क्यों गुंडा बना से लेके वो छात्र जीवन में कैसा था, किससे उसकी शादी हुई है, कितने उसके बच्चे हैं, हर बच्चे का क्या रोल है उस सो कॉल्ड डॉन या अंडरवर्ल्ड में, वो हर बच्चे को पता है। हर घर की कहानी है। तो हम उसको केटर करते रह जाते हैं, और ये हमारा ड्रॉबैक है कि हम इंतज़ार करते हैं कि कब उड़ीसा में चुनाव आएगा, और चुनाव भी आता है तो लोकसभा के साथ आता है तो वो पीछे दब जाता है। उड़ीसा का चुनाव भी लोकसभा के साथ चलता है तो 543 सीटों में 150 सीटें कहाँ छूट जाती है वो ध्यान ही नहीं जाता उसमें किसी का। तो वो एक हमारी तरफ से दिक्कत है। लेकिन जितना, जब से मुझे ये न्योता मिला, जब से मेरे पास फ़ोन आया पवार साहब का कि आपको आना है इस नंदी घोष कॉन्क्लेव में, जाति नंदी घोष कॉन्क्लेव में, मैंने कुछ चीज़ें पढ़नी समझनी शुरू की। मैंने कहा कि बहुत दिन हो गए, ज्योग्राफी की पढ़ाई नहीं हुई है, हिस्ट्री की पढ़ाई नहीं हुई है, हम लोग सिर्फ करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में फंसे रहते हैं कि हिडनबर्ग में क्या चल रहा है, कि अडानी का क्या है, पार्लियामेंट का क्या है, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, लंदन में गए तो क्या हुआ, सेंसेक्स कहाँ है, मार्केट कहाँ गिर रहा है, IPL कब शुरू हो रहा है, इंडिया टीम जीत रही है कि नहीं जीत रही है। हमारे लिए यही दुनिया है, हम इसी में फंसे रह जाते हैं। तो वाकई में अपने आप पे ये कहते हुए मुझे ग्लानि भी फील हो रही है, लेकिन मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ इस अगस्त गैदरिंग के सामने कि हम उड़ीसा के बारे में जानते ही नहीं हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं। जैसे मयूरभंज की बात की, और ये बहुत फैक्ट है, और मैंने अभी यहाँ बैठे चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट भी की कि इट्स अ लेसन हम सबके लिए कि हम मयूरभंज के बारे में, टाइम्स मैगजीन में जब छपेगा तब हमको पता चलता है कि मयूरभंज भी एक देखने की जगह है। तो ये लानत हम पे है, हम अपनी चीज़ों को दिखा नहीं पाते हैं, पेश नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे देश में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे हमारे लोग हैं, चाहे हमारा कल्चर है, चाहे हमारे फूड हैबिट्स हैं, चाहे यहाँ रहने वाली संस्कृति, डांस फॉर्म्स जो हैं, फोक सॉन्ग्स,
जब दुनिया के लोग उसको पहचानेंगे, जब वो पीठ थपथपाएंगे, जब वो कहेंगे, तब हमको लगता है यार मयूरभंज तो हमको पता होना चाहिए कहाँ है। और अभी भी मैंने यही बात कही जेना साहब को जब मिहिर यहाँ जिक्र कर रहे थे कि मयूरभंज क्यों मशहूर है। जिस दिन टाइम्स की नाम आया उस 50 इलाकों में, एक कैंपेन लॉन्च हो जाना चाहिए था, वाई मयूरभंज। क्या आप मयूरभंज गए हैं? मयूरभंज कहाँ है? मयूरभंज कैसे जाएं? जाएं तो कहाँ रुकें? जाएं तो क्या खाएं, क्या देखें, कौन आपसे मिलेगा, रास्ते में कौन सी चीज़ें और पड़ती हैं। इट्स पूरा कैंपेन है सरकार के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कि वो मयूरभंज को मार्केट करके, पेश करके, जो काम टाइम्स ने बहुत आसान कर दिया है, हम उस पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ बेटी जो युवा आबादी है उस बहुत कुछ काम कर सकती है उस तरीके से। तो मौके को कैसे भुनाना चाहिए, ये हमको सीखना होगा वेस्ट से। अमेरिका में, यूएस में क्या होता है, उनके पास शिक्षा की बहुत कमी है, पर उनको अपने आप को मार्केट करना आता है। दे नो हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। हम लोग पीछे रह जाते हैं, हम लोग संकोची स्वभाव के हैं, हम लोग इनिबिशंस में रहते हैं, नहीं वो क्या सोचेगा। जैसे मैं जब आया, जब मैं वहाँ बैठा था, जब तक ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, तो दोनों मेरे कलीग्स जो अनाउंसमेंट कर रहे थे, मैंने बोला शिशिर बाबू को कि मुझे उड़िया समझ में नहीं आ रही है, जब मेरा नाम ले तो मुझे बता देना, मुझे नहीं पता लग रहा है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो वो इनिबिशन था मेरे अंदर। लेकिन जब मैं वहाँ बैठा और यहाँ आया, 10 मिनट मैंने जब जेना साहब का भाषण सुन रहा था, और मैं मोटा मोटी उस पर खबर लिख सकता हूँ। मैंने 5-7 पॉइंट उन्होंने जो बोले, मैंने अपनी इंग्लिश में उनकी भाषा को समझ के, उसमें अंग्रेज़ी के वर्ड्स को पकड़ के, उन्होंने जैसे ग्रीन एनर्जी की बात की, उन्होंने क्लाइमेट कहा, उन्होंने कुछ डेटा को लेकर कहा, उन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बातें की, माइनिंग के बारे में कहा। तो मैंने वो चीज़ें पकड़ी, तो वो इनिबिशन दूर हो गया कि नहीं, मैं, ये भाषा अपनी है, ये लोग अपने हैं, कमी मेरे अंदर है, मैं सीखने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो अगर मैं सीखने की कोशिश करूंगा तो ये उत्कल प्रदेश, ये उड़िया प्रदेश, ये ओडिशा, जिसको आप कलिंग कह लीजिए, उत्कल कह लीजिए, जिस नाम से आप चाहे पुकारना चाहें, आपको आज़ादी है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। हमारा अपना इलाका है, हमारे अपने लोग हैं। मैं जब ये कहा गया कि आपको इस कॉन्क्लेव में एज ए चीफ गेस्ट बोलना है, तो मैंने पूछा कि मुझे क्या बोलना है, कोई टॉपिक है, कुछ भी। तो बोले आपको जो अच्छा लगे। फिर हमने, और उत्कल पवार साहब ने 2-3 बार फ़ोन पे बात की कि आप क्या सुनना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ को मैं छेड़ देता हूँ, उन तारों को जो आपको रात भर परेशान करेंगे। परेशान करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब सोचें। थोड़ा सा डिस्टर्ब होना चाहिए, आदमी को सुओ मोटो नहीं रहना चाहिए। ठहरे हुए पानी में ना मच्छर जल्दी आते हैं, ठहरा हुआ पानी गंदा जल्दी होता है। तो उद्वेलित होना चाहिए, विचारों का मंथन होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, ताकि हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकें। जब हम रिस्क लेंगे, जब हम सोचेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो चल रहा है, जी रहे हैं, बैठे हुए हैं, दिल्ली में थे, दिल्ली में हैं, क्यों हम उड़ीसा जाएं। तो ये बात निकल कर आई उस बातचीत में कि कैसे आज की तारीख में क्योंकि टॉपिक कुछ नहीं, तो मैं वेगली आपको समझा देता हूँ कि कैसे आज की तारीख में समाज में एक तरह का पोलराइजेशन हो गया है, बंटवारा हो गया है। और ये क्यों हो गया है बीते कुछ सालों में? ये सोसाइटी क्या ऐसी थी? इनफैक्ट हम सब जानते हैं, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप सब अपने दिल पे हाथ रखिए, आप सब मानेंगे कि आपकी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में आप हर 10 दिन में एक ना एक किसी परिवार के बंदे से नाराज होते होंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कमेंट कर रहा होता है, किसी ना किसी घटना पर अपनी राय बता रहा होता है, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, और आप उससे नाराज होंगे, आप उसको फ़ोन करेंगे, आप उसको समझाएंगे, नहीं समझेगा या समझेगी तो आप उस ग्रुप से निकल जाएंगे या उसको निकाल देंगे। हम सब ऐसे हो गए हैं। ऐसे क्यों हो गए हैं? इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह मीडिया है। और मीडिया की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम और सोशल मीडिया ज़्यादा है। हम सब दोषी हैं, जितने जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, सीनियर लोग हैं, तो मैं माफ़ी के साथ हाथ जोड़ के उनसे बोलना चाहता हूँ कि हम सबको अपने गिरेबान में झांकने का वक्त आ गया है। इस समाज को ऐसा बनाने में कुछ % हमारा भी काम है।
हम क्यों टीवी पर, मुझे नहीं पता उड़ीसा में उड़िया टीवी पर किस तरह के शोज चलते हैं, अब मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी टेरिटरी की बात करूँगा, हिंदी की, नेशनल चैनल्स की, अंग्रेज़ी की, और आप सब भी देखते ही होंगे, वो छुपा नहीं है किसी से, कि क्यों हम सब टीवी पे उस तरह के शोज ही देखते हैं जहाँ पे हंगामा चल रहा होता है। क्यों इस तरह के शोज की सो कॉल्ड TRP आती है? क्यों आती है भाई? आप सबके पास रिमोट है, अब तो रिमोट का टीवी हर घर में है, अब ये भी नहीं कि उठकर टीवी तक चल के जाना है 5 कदम और फिर टीवी चेंज करना है, अब तो आपके पास रिमोट है, बदल दो ना, बंद कर दो। क्यों शोर शराबा, हंगामा, तू मैं हम देखते हैं? आसान है ना बहुत, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट अगर 1 घंटे का शो है तो फ्री का मनोरंजन हो रहा है, आपको कुछ कहना नहीं है, 2 मुर्गे जैसे लड़ाते नहीं है, 2 मुर्गे लड़ रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, हाँ ठीक है बढ़िया, आपने भी आगे बढ़े, उसके बाद आगे बढ़ गए। उस पल में आप भले ही उस मोमेंट को जी रहे हो, मज़ा ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन वो पल आपके मन मस्तिष्क में असर डालता है धीरे धीरे, इसे स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपके दिमाग में कोई चीज़ भर रहा है किसी भी एक विचारधारा को लेके। मैं किसी भी विचारधारा के अगेंस्ट नहीं हूँ, हर विचारधारा का सम्मान करता हूँ। हम डेमोक्रेसी में शायद इसीलिए रह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, और ये हमारी खूबसूरती है इस देश की कि हम हर तरह की विचारधारा का सम्मान करते हैं, और सबकी बारी आती है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हम क्योंकि टीवी चैनल्स के लिए बहुत आसान है, आप मुझे बताइए, नेशनल चैनल्स की बात कर रहा हूँ, फिर मैं अपने कंडीशंस अप्लाई के साथ बात कर रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो ईमानदारी से बता सकते हैं कि नेशनल चैनल पे उन्होंने कोई अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखी? इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं हो रहे हैं? पब्लिक के सरोकार की खबरें कहाँ हैं? क्या देश से सारी बीमारियां दूर हो गई हैं? क्या देश के सारे अस्पताल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं? क्या देश में हर जगह सड़कें बनी हुई हैं? क्या देश से गरीबी खत्म हो गई है? क्या देश में अन्न की कोई दिक्कत नहीं है? क्या देश में अभी जब बारिश हो रही है पूरी फसल सड़ जा रही है तो खबरें कहाँ हैं? पकी पकाई फसल, धान की तमाम फसलें जो पकी खड़ी हुई हैं, जो मार्केट में जाने को तैयार है, जो गोडाउन्स में नहीं है, सड़कों पर सब बर्बाद हो रही है, वो खबरें कहाँ हैं? क्यों नहीं है? वो पब्लिक कंसर्न की चीजें जो आज से बस 15 साल, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तब ऐसा नहीं था। ये बीते 8-10 सालों में 2010 के बाद से गजब का ट्रेंड चेंज हुआ है, 9-10 के बाद से, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि उसमें हुआ क्या, हम टीवी जर्नलिस्ट के लिए बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, किसी एक बड़े व्यक्ति का कोई वीडियो पकड़ लिया, कोई ट्विटर अकाउंट देख लिया, उसका कोई फेसबुक कमेंट देख लिया, या हैशटैग कौन सा ट्रेंड कर रहा है या ट्विटर पे या गूगल के ट्रेंड्स में उसको उठा लिया, उस टॉपिक के अगेंस्ट और फेवर के 2 लोग बिठा लिए, 2 के 4 कर लिए, 4 के 6 कर लिए, अगर आपके शो की ड्यूरेशन कितनी बड़ी है उसके हिसाब से, और लड़ा दिया। और एक एंकर बैठा, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, और आपस में दोनों लड़ रहे हैं। रेडीमेड बैठे बैठे आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे का कंटेंट आपको मिल गया, और धन्यवाद, थैंक यू, मेरी तनख्वाह पक्की हुई, मैं घर। एंड उससे हो क्या रहा है, वो बहुमूल्य समय जो आपका है, जिसमें आप कोई कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को देने वाला काम जो आप करते आ रहे थे आज से 20-25 साल पहले, जब इस देश में टीवी नहीं था। कितनी बार मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने स्कूल कॉलेजेस के दिनों में कितनी संगोष्ठियों गोष्ठियों में पार्टिसिपेट किया है कि अपने इलाके में यार गड्ढे भरने हैं, हम सब मिलके क्या काम कर सकते हैं, अपने स्कूल में हमको पेड़ लगाने हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं। वो विचार गायब हो गए, वो थॉट प्रोसेस है ही नहीं सोसाइटी के पास, और जबकि हम सब कर सकते हैं। मैंने आपका 1 घंटा लिया, मैंने आपको उसके बदले मनोरंजन दिया, आपने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं। रेटिंग, TRP, जिसके बेसिस पर मैं विज्ञापन लेके आऊंगा, क्योंकि हम सब मजबूर हैं विज्ञापन के। अब मैं कहानी की जड़ में आ गया हूं, कोर में आ गया हूं। ये जो विज्ञापन है ना, इसने बर्बाद कर दिया है जर्नलिज्म को। हम पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हमारे देश में मीडिया जो चल रहा है
उसकी बहुत बड़ी नाकामी या सफल मीडिया नहीं होने की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि हम लोग आज भी एडवर्टीजमेंट पे डिपेंडेंट हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपने चैनल पे एक विज्ञापन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको उसके बदले मुझे हर रोज 5 रुपए देने पड़ेंगे, महीने के 150 रुपए देने पड़ेंगे, कितने लोग तैयार होंगे? नहीं होंगे। मुफ्त में कोई चीज नहीं आती दोस्त। यू हैव टू पे टू अगर आपको अच्छी चीज देखनी है तो आपको कीमत देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो यही सस्ता जर्नलिज्म चलता रहेगा, जो आज टीवी पे आपका मनोरंजन कर रहा है, कल आपको उग्र बनाएगा, परसों आपको अपने परिवार में लड़वाएगा, और आगे जाके आप सोसाइटी में ऐसा काम कर बैठेंगे जो आपको बाद में रियलाइज होगा कि आपसे गलती हो गई, आपको ये नहीं करना चाहिए था। दुनिया भर में जितने टीवी चैनल चलते हैं इंडिया के बाहर, वेस्टर्न वर्ल्ड में, उनका रेवेन्यू मॉडल बिल्कुल उल्टा है, हमारा बिल्कुल उल्टा है। आज भी नेशनल टीवी चैनल्स 90 से 95% रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट पे आता है। 90, अगर मैं 100 रुपये मेरा चैनल साल के कमाता है तो 85 से 90 रुपए सिर्फ विज्ञापनों से आता है, और उस विज्ञापनों में अगर मैं रेशो निकालूं तो 60 से 70% जो रेवेन्यू आता है वो सरकारी विज्ञापनों से आता है, राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापनों से आता है। तो उनको क्या अच्छा लगेगा? उनको वही अच्छा लगेगा कि आप मुद्दों की बात मत करिए, आप मेरे इलाके का अस्पताल मत दिखाइए, आप मेरे इलाके की टूटी सड़क मत दिखाइए, आप मेरे इलाके में बाढ़ के बाद की क्या बेहाली, आप बाढ़ खूब कवर करिए। बाढ़ में आपको, क्योंकि पता है बाढ़ तो विजुअल अच्छा है, आपका नेता भी जाएगा वहाँ, काम करेगा, दान चीज़ों को बांटेगा, तो वो बाढ़ दिखाइए। बाढ़ के बाद की रिपोर्टिंग मत दिखाइए कि बाढ़ की वजह से कितनी बीमारी फैली, क्या बाढ़ की वजह से राहत शिविर जो पहुंचे थे वहाँ राहत का सामान पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो मत दिखाइए। फिर आप हिंदू मुसलमान पे आ जाइए, फिर आप मंदिर मस्जिद पे आ जाइए, फिर आप इस पे आ जाइए। तो मेरी तो जो भी जीवन बचा है मेरा 2-4 साल का जर्नलिज्म में, मैं इसी बात को लेके जगह जगह सबसे बोलता फिर रहा हूँ, और ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जाके ऐसे ही तमाम मंचों के जरिए, चाहे वो नंदी घोष जैसे सम्मानित मंच हो या किसी का भी मंच हो, कि हमको आदत बदलनी होगी। मुफ्त की चीज़ें मत लीजिए। एज ए जनता, एज अ पब्लिक, आप लोग कहिए कि हम पैसा देने को तैयार हैं, मुझे अच्छा जर्नलिज्म दीजिए, मुझे ईमानदार जर्नलिज्म दीजिए, मुझे अच्छे पत्रकार दीजिए। कोई पत्रकार, जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, चाहे वो 1 साल पहले पास आउट हुआ हो या 1 महीने पहले पास आउट हुआ हो या 50 साल पहले जर्नलिज्म करके इंडस्ट्री में नाम कमा रहा हो, कोई पत्रकार ऐसा काम नहीं करना चाहता है। ये मार्केट की ताकतें हैं, इंडस्ट्री की बुराई है, ये रेवेन्यू की दिक्कत है कि हमको ऐसा काम करने पर मजबूर कर देती है जहां पे हम सस्ता काम ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर हम बीबीसी की तरह, जैसे लंदन में बीबीसी चलता है, सब्सक्रिप्शन बेस पर अगर हम अपने हर चैनल के लिए पैसा देना तैयार हैं, हर चैनल की अलग से फीस देने को तैयार हैं, आप अखबार खरीदते हैं, एक अखबार की कीमत कितनी होती है आज की तारीख में? 2, 2.5, 3 रुपए, 5 रुपए? कितने पन्नों का अखबार होता है? 32 पन्नों का। टाइम्स ऑफ इंडिया तो कभी कभी 60-60 पन्नों का आता है दिल्ली में वीकेंड पे, और 60 पन्नों में से ये अलग बात है कि 40 पन्ने विज्ञापन ही होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर वो इतना मोटा दिखता है, जब घर आता है उठाने में उसको 20 मिनट लगता है, 200 ग्राम का वजन है, छोटे बच्चे उठा भी नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं उठाने में। क्यों? वो अखबार जो छपता है उसकी कीमत 40 रुपए की है, आपको मिलता है 3, 4, 5 रुपए में, वो 35 रुपए वो विज्ञापन से कमा रहा है। सिमिलरली न्यूज चैनल चलाना आसान काम नहीं है। अगर मुझे न्यूज गैदरिंग, फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं नंदी घोष टीवी के एज अ एक्सपर्ट बैठा हुआ हूँ, और कल मुझे पता लगे कि मदुरई में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, जो उड़ीसा से ट्रेन गई थी, उड़ीसा के यात्री हैं। अब आप भेजेंगे कि नहीं? रिपोर्टर को भेजना पड़ेगा आपको। अब आप रिपोर्टर को भेजेंगे तो कॉस्ट आएगी ना, रिपोर्टर ट्रैवल करेगा, फीड करेगा, लाएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो चैनल कहाँ से लेगा? वो जब विज्ञापनदाता आता है तो उस तक तो पैसा देता है, उसके बदले कहता है ये काम करो, कहता कोई कुछ नहीं है, लेकिन आप समझ जाते हैं, वरना अगली बार नहीं मिलता है आपको। ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों। तो हमको प्लीज, जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबकी तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और इस मुहिम में मैं आगे चलने को, सबसे आगे चल के गोली खाने को भी तैयार हूँ कि हमको आप सब्सक्रिप्शन के वो मॉडल पे आके
फीस देकर देखना पसंद करिए। जो दर्शक लोग हैं, जो टीवी देखते हैं, जिनको न्यूज़ चैनल देखने की आदत है, जो सोशल मीडिया पे चले गए हैं, जो मोबाइल में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तभी अच्छा जर्नलिज्म हो पाएगा। वरना कभी मतलब ये हो ही नहीं सकता कि हर चीज़ देश में अच्छी चल रही है दिक्कत। भाई हमको तो यही पढ़ाया गया है कि हमको जनता के सरोकार की खबरें करनी है। ऐसा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता। अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कि तुम जाके करप्ट जर्नलिस्ट बन जाना, तुम जाके कल लड़वाना, तुम जाके कल देश में दंगे भड़काना, ये कोई नहीं सिखाता है। सब अच्छा बनना ही सिखाते हैं। पर मार्केट की ताकतें ऐसी हैं कि हमको मजबूर कर देती हैं कि हम अपने रास्ते से बच के, मैं कई जगह बोलता भी हूँ इस बात को, कि हम लोग एक ऐसी काजल की कोठरी में रह रहे हैं जहां पे दामन पे दाग आने ही आने हैं। तय ये करना है कि कितना कम दाग मेरे दामन पे आए, कितना कम दाग, क्योंकि कालिख तो लगनी है। वो क्रेडिबिलिटी मीडिया की नहीं बची है, मीडिया ही उसके लिए जिम्मेदार है। और मीडिया के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी हम लोगों की है, उतनी जिम्मेदारी आप तमाम दर्शकों की है जो टीवी चैनल्स देखते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जहां लगे कि ये समाज में वैमनस्य फैला रहा है, दुराव फैला रहा है, लड़ाइयां करवा रहा है, बंद कर दीजिए, मत देखिए वो चैनल को। जब चैनल की रेटिंग्स गिरेंगी, अपने आप चैनल सुधरेंगे, पहला काम। दूसरा काम, उन चैनल को बोलिए कि अगर आपको दिखाना है हमको, अगर आप चाहते मेरे घरों में आए तो मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हूं, आप मुझे अच्छा जर्नलिज्म करके दीजिए। ये हो सकता है, सबको मिलकर एक साथ करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप कि आप सब सोचेंगे। मैं सिर्फ उसी अग्नि को ज्वलित करने आया था कि ये सब इतना आसान नहीं है। पवार साहब थैंक यू सो मच, शिशिर भाई थैंक यू सो मच, मानस भाई थैंक यू सो मच। आप सबको उत्कल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। थैंक यू।